हे भगवान, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा सत्यानाश है क्या? आखिर हमके ऐसे नापस में कह डाले प्रभु, कह डाले। हे भगवान, हे भगवान, हम कई दफे खलियानी दिए, पर हमरे लिए कौन सा काम किए हो? जब भी पथी पत्रा देखते, शायद सगुन विचार करते, तब भी दक्षिणा हमरे द्वारे पर से ले जाते। ऐसा स्वार्थी आदमी हम नहीं देखे। मर कर भी हमें जो खिलाया पिलाया, वो हमें जिंदगी में भी नसीब में न हुआ। हम दिल से उसे आशीर्वाद देते हैं कि वो बैकुंठ जाएगी। देख ली अपनी दुर्दशा। कब तक ये अत्याचार सहते रहोगे तुम लोग? हम लोगों के लिए कोई कानून वानून नहीं है, सिर्फ लाठी है, लाठी। कब तक कमजोर बने रहोगे? कब तक उनका अत्याचार सहते रहोगे बिना कुछ बोले? वो बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या वो जाएंगे जो दूसरे के खून की कमाई से अपनी चर्बी बढ़ाते हैं? हम गरीबन का गला दबाकर दोनों हाथों से अपनी तिजोरी भरते हैं और बाद में जाके गंगा नहाते हैं, मंदिर में पूजा चढ़ाते हैं। वो जाएंगे? कब तक मार खाते रहोगे? मैं पूछती हूँ, कब तक मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दे की तरह पड़े रहोगे और ये लोग चील कौवे की तरह तुम्हारा मांस नोच नोच कर खाएंगे? कब तक? आखिर कब तक? साहित्य समाज का दर्पण है। काल के फलक पर वही साहित्यकार अमिट रहता है जो मनुष्य को अपने हक से वाकिफ कराए, उसमें जिजीविषा पैदा करे और सामाजिक विषमताओं से लड़ने की ताकत खुद ब खुद हासिल कराए। समाज के लिए जिसके कलम की प्रतिबद्धता हर वक्त इस बात को साबित करती रही कि सिर्फ मैदानी जंग में लड़ने वाला ही सिपाही नहीं होता, बल्कि समाज के घिनौने और भयावह पहलुओं पर अपनी कलम को संगीन की तरह इस्तेमाल करने वाला भी एक जाबाज सिपाही होता है। वह है प्रेमचंद, कलम का सिपाही। मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी खाड़ियों और खंडरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी। सन 1880 31 जुलाई बनारस से 4 मील दूर लम्हे में एक शिशु का जन्म हुआ। नाम धनपत राय। पिताजी मुंशी अजायब लाल पोस्ट ऑफिस के मास्टर बाबू थे। घर में दाल चावल की कमी नहीं थी, लेकिन तंगी भी साथ रहती। मां आनंदी देवी भी 8 वर्ष के नवाब को छोड़ परलोक चल बसी। जिंदगी में जिस वक्त आदमी को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो है बचपन। अगर पौधे को सही तरीके से खाद और पानी से सींचो तो कालांतर में इस पेड़ की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। उसी तरह अगर किसी को बचपन में माँ की छांव न मिले तो उसकी जिंदगी एक रेतीला मैदान बन जाती है। मेरा आंतर मन तमाम जिंदगी माँ के प्यार को ढूंढता रहा और यही मातृ तृष्णा मेरी जिंदगी का एक अहम पहलू बन गई और जिंदगी की तलाश भी। गांव के आम बच्चों की तरह नवाब भी खेलकूद में एकदम मस्त। खेल भी क्या, गिल्ली डंडा, धूल से सने पांव, तन पर ढंग का कपड़ा नहीं, उलझे बाल और हाथ में डंडा। न कोई देखे न कोई टोके। खैर 9 साल के नवाब को बाबूजी ने एक मौलवी साहब के पास उर्दू और फारसी सीखने को भेजा। नवाब हजरत ने इसका भी बड़े शौक से जायका लिया। बाबूजी बड़े गुस्से वाले थे। उन्हें काम बहुत करना पड़ता था और इस वजह से वो बात बात पर चिल्लाते थे। मैं तो उनके सामने कभी आता ही न था। वो भी मुझे कभी प्यार न करते थे। अजायब लाल ने दूसरी शादी की, मगर नवाब ने सौतेली मां गंगाजली देवी में अपनी मां नहीं देखी।
पिताजी से भी एक दूरी बनी रहती थी। नई मां इस 14 साल के बालक से बेखबर ऐसी हरकतें कर बैठती जो उसके भावी कल को आसानी से बिगाड़ सकता था। मगर साहित्य के पन्नों पर जो अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला हो, हालात भला उसे क्या बिगाड़ेंगे। पढ़ने का जो चस्का नवाब को लगा कि उन्होंने विश्व साहित्य के उर्दू तर्जुमे पढ़ डाले। इनमें उनकी सबसे पसंदीदा पुस्तक थी 2000 पन्नों की तिलिस्म होशरुबा। इस किशोर ने रेनॉल्ड के मिस्ट्रीज ऑफ द कोर्ट ऑफ लंदन के 2500 किताबों के उर्दू तर्जुमे, मौलाना सज्जाद हुसैन, रुस्वा, रतननाथ सरशार और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताबें पढ़ी। इन मोटी मोटी किताबों में नवाब को वह रस पाया कि अब गिल्ली डंडा भी फीका पड़ गया। अब नवाब एक नए नशे की गिरफ्त में आ गए। वह नशा था कलमकार बनने का। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता के भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति और बेचैनी पैदा कर दे। सुलाए नहीं, क्योंकि अब ज्यादा सोना मौत की निशानी है। 9वीं कक्षा के छात्र 15 साल के नवाब की शादी उनसे बड़ी एक लड़की से हो गई। इस शादी से नाखुश उन्होंने अपनी पहली बीवी को छोड़ने का फैसला शादी के दूसरे ही दिन कर लिया। 8 साल बाद इस बंधन को उन्होंने तोड़ ही दिया। इधर शादी के दूसरे साल अजायब लाल गृहस्थी का सारा बोझ नवाब के नाजुक कंधों पर डालकर दुनिया छोड़ चले। नवाब की पढ़ाई में एक अवरोध आया और वह उस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाए। अगले वर्ष द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तो हुए, पर कॉलेज में दाखिला होने से रहा। कोशिशों के बल पर चुनार में एक स्कूल की शिक्षक की नौकरी मिली, तनख्वाह 18 रुपये। मगर 7 महीने बाद अंग्रेजों को पीटने की वजह से उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जिंदगी के उतार चढ़ाव के बावजूद उनकी कलम हमेशा चलती रही। सन 1906 में नवाब की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनका विवाह मुंशी देवी प्रसाद की विधवा कन्या शिवा रानी से हुआ, जो आमरण उनके साथ रही। सन 1907 धनपत राय के नाम से उर्दू का पहला उपन्यास निकला, हम खुराना हम शबाब। इसी वर्ष कानपुर में नौकरी के साथ जमाना प्रेस से जुड़े और नवाब की पहली मुकम्मल उर्दू कहानी दुनिया का अनमोल रतन जमाना प्रेस से छपी। सन 1909 में उनके देश प्रेम से ओत प्रोत सोजे वतन कहानी संग्रह प्रकाशित हुई। सोजे वतन से नवाब को शोहरत और अंग्रेजों से न लिखने की हिदायत मिली। इसकी प्रतियां जला डाली गई, मगर नवाब की कलम नहीं रुकी। हाँ, अब धनपत राय उर्फ नवाब हो गए प्रेमचंद। तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है, तुम्हारी भी अपनी इज्जत और आबरू है। अगर इज्जत ही ना रही तो तुम्हारा धर्म कैसा, ईमान कैसा, काम कैसा। अगर इसे ही जीना कहते हो ना, तो तुम्हारे बाल बच्चे भी लात जूता ही खाएंगे। अरे अब तो ये कायरता छोड़ो, खाट पर पड़े पड़े एक दिन तो मरना ही होगा। तो क्यों नहीं धर्म भूमि में उतरकर वीरों की तरह से लड़ाई करो और मरो। सन 1921 8 फरवरी गोरखपुर की एक सभा में गांधी जी ने सबको सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने की गुहार की। शिवरानी देवी ने भी त्याग और बलिदान का परिचय देते हुए इस बात का समर्थन किया। बस प्रेमचंद ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तहत उन्होंने अंग्रेज सरकार की राय बहादुर की उपाधि भी ठुकरा दी। साहित्य समकाल का प्रतिबिंब है। जो चिंतन और विचार लोगों के हृदय को स्पंदित करते हैं, वही साहित्य में देखे जाते हैं। इस अवक्षय के युग में मनुष्य
समस्याओं से मुंह छुपाने के लिए या तो प्रेम में बन जाता है या धर्म का जामा पहनता है। जब साहित्य की दुनिया में उन पर रंग चढ़ाया जाता है तो इसके शब्दों से निराशा टपकती है। संघर्ष के विपरीत क्रंदन परिवर्तित होता है और जब मात्र इंद्रिय सुख का प्रतिबिंब दिखता हो तब हमें समझ लेना चाहिए कि इस जाति का समापन काल अब दूर नहीं है और वो अपने लक्ष्य से अपनी नजर फेर चुका है। दुनिया को देखने और समझने का दृष्टिकोण नष्ट हो चुका है। जो उनकी स्वाधीनता के बारे में उनकी चिंता थी, मुक्ति के बारे में उनकी चिंता थी, वो केवल राजनीतिक मुक्ति तक सीमित नहीं रहती थी। हालांकि उनका मेन जो संग्राम था वो साम्राज्यवाद के ही खिलाफ था, लेकिन वो मानते थे कि केवल राजनीतिक मुक्ति मिलने से ही कुछ नहीं होगा। एक जो शोषण तंत्र बन रहा है हमारे यहाँ, उसमें आर्थिक और सामाजिक मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी जनता को, तब तक उसका राजनीतिक मुक्ति का कोई असर नहीं होगा, कोई बेमानी है। स्वराज के बारे में जब हमारे बहुत से राष्ट्रीय नेताओं की विचारधारा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी और बड़े भ्रम में थे, उस समय मुंशी प्रेमचंद ने स्वराज की अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा स्वराज मजदूरों और किसानों का स्वराज होगा। वो सिर्फ एक अफसाना निगार ही नहीं जो सिंपल सादा नैरेटिव बयानिए में अपनी सारी कहानी को रकम करता है, बल्कि वो अपने अहद की मुख्तलिफ तस्वीरों को देता जाता है। प्रेमचंद आज भी रिलेवेंट है। आज हम मानव अधिकार के कंसेप्ट को कहते हैं। प्रेमचंद की जितनी भी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, अगर उसको गौर से देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, उस वक्त भी वो मानव अधिकार को लेकर के चिंतित थे। मानव अधिकार का उल्लंघन होता था, अत्याचार होता था। आज मानव अधिकार को लेकर पूरे देश के अंदर में चीख पुकार हो रहा, मानव अधिकार कमीशन बनाया गया है। प्रेमचंद जी उस वक्त ही मानव अधिकार को लेकर के आवाज उठाए थे। इसलिए आज भी उनके उपन्यासों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे आज के लिए ही प्रेमचंद लिख रहे हैं। उनके किरदार घेसु और माधु इसी समाज के पैदावार हैं। इस कदर तरसे हुए लोग हैं कि घर में औरत यानी बुधिया के मर जाने के बावजूद वो अपने खाने को तरजीह देते हैं। इससे ज्यादा दुख की और क्या बात हो सकती है। मगर दादा, हम भी तो एक दिन हुआ जाएंगे। वो हमसे पूछेगी नहीं कि हमको कफन नहीं दिया तो क्या जवाब देंगे? जवाब देगा तुर कपार, हाँ तू नहीं। मगर दादा, पूछेगी तो जरूर। अरे यार, तू क्या समझता है? तू क्या समझता है कि वो के नसीब में कफन नहीं है? हैं? अरे है वो के नसीब में कफन है और बहुत बढ़िया कफन है। बहुत बढ़िया कफन है, समझा? अरे बेटा, 60 साल से हम ये दुनिया देख रहे हैं, तू मत चिंता कर, उसे बहुत बढ़िया कफन मिलेगी यहाँ। मगर कौन देगा? रुपए उसके कफन के पैसे तो हम चट कर गए, उसके मांग में सिंदूर तो हम ही भरे हैं। अरे यार तू अरे यार, तू हमारी बात का यकीन काहे नहीं करता भैया? काहे नहीं करता? हमारी बात का यकीन कर। देख, उसे कफन मिलेगा और देने वाला वही लोग देगा जो अब तक देते आए हैं। ये बात अलग है कि अब के हमारे हाथ में साला की पैसा नहीं लगा। अरे खा ले सब खा ले भैया, खा ले, जी भर के, पेट भर के खा ले। थोड़ी सी दारू भी पी ले और भर पेट हमारी बहू को आशीर्वाद दे कि तू सीधे बैकुंठ पहुंचे, समझा? ले खा ले, जा ले जा खा ले। हाँ दादा, जरूर बैकुंठ जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी, बैकुंठ की रानी बनेगी रे, बनेगी। मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी भर दुख भोगत रही, मरी भी तो कितना दुख भर के मरी। अरे पगला, तू रोता है? अरे नहीं रो,
नहीं रो बेटा, नहीं रो। सुन सुन, अरे बेटा खुशी मना रे, खुशी मना। क्यों सीधे बैकुंठ गई? इतनी पुण्यात्मा थी कि वो सीधे स्वर्ग में गई। उसे ये सब संसारिक झंझटों से मुक्ति मिली। उस समय प्रेमचंद के सामने जो सबसे बड़ा प्रश्न था वह समाज के दलित, वंचित और शोषित की हिमायत करना। और उन्होंने कहा भी कि स्त्री जाति को देखो, इससे तो रीढ़ की हड्डी ही छीन ली गई है, यह तो तनकर खड़ी भी नहीं हो सकती। पुरुष उसका सारा बोझ उठाने को तैयार है, लेकिन इसे उसकी आइडेंटिटी नहीं देना चाहता है। और प्रेमचंद ने इसको लेकर बहुत सारे निबंध लिखे। निबंधों में उन्होंने कोशिश की कि स्त्री को उसके अधिकार दिलाए जाएं। उसको लेकर उन्होंने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे और बहुत सारे सेमिनारों में उन्होंने भाग लिया। लोगों को बुलाया, बताया कि जब तक हम स्त्री को उसके अधिकार नहीं दिलाएंगे हमें पूरी आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई भी समाज आधा आज़ाद और आधा गुलाम होकर नहीं रह सकता। अगर हम स्त्रियों को उनके अधिकार नहीं दिलाते हैं तो इसका मतलब हम जिस समाज को मुक्त करने जा रहे हैं वह आधा ही मुक्त होगा। आधी जमीन मुक्त होगी, आधा आकाश मुक्त होगा। स्त्रियों को उनके अधिकारों को दिए जाने के बाद ही हमें सचमुच पूरा स्वराज्य मिल सकेगा। प्रेमचंद भारत की जनता जो साम्राज्यवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, महाजनी सभ्यता के खिलाफ लड़ती हुई हमें नजर आती है, वह चेतना, वह भारत की जनता की वह जनवादी चेतना हमें प्रेमचंद के साहित्य में परिलक्षित होती हुई दिखाई देती है। अरे शंकर, इतना दिन कहाँ गायब हो गया रे? हाँ, एक बार घर आकर लेन देन का हिसाब तो कर ले। तेरे ऊपर 1.25 सेर गेहूं का उधार कब से बाकी पड़ा है? अरे मूल और सूद मिलाकर बहुत ज्यादा हो गया रे, अब तो चुका दे। बीच में एक बार 60 रुपए दिए थे तूने, उसके बाद पता नहीं कहाँ लापता हो गया। इरादा क्या है रे? हाँ, हजम करने का है का? तो और कितना बाकी रहा पंडित जी? तूने 1.25 सेर गेहूं उधार लिया था। हाँ, रुपया पैसा नहीं चुकाने से वो बढ़ते बढ़ते हो गया 5.5 मन। कम से कम बाजार भाव भी लगाए तो उसके होते हैं 60 रुपया। बीच में तूने और कुछ तो दिया नहीं, सिर्फ एक 60 रुपए चुकाए थे, सूद तो चुकाया नहीं, तो उस बढ़ते बढ़ते हो गया 120 रुपया। तो पंडित जी 1.25 सेर गेहूं के इतना रुपया? इतना रुपया मतलब? अरे मूर्ख, कुछ तो समझ। तुम्हारी इसी बुद्धि के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा है। पंडित जी, इस जन्म में तो आपका कर्जा चुकता नहीं होएगा। इस जन्म की तो आशा छोड़ो, अगले जन्म में सूद मूल 1.25 सेर गेहूं सब चुकता होगा। तू मुझे अगला जन्म दिखा रहा है? हाँ? अरे मैं तो इसी जन्म में लूंगा। अरे मूल चाहे छोड़ भी दूं, पर सूद तो लेके रहूंगा। अब हमारे पास एक ठे बैल है, वो भी ले जाओ, ले जाओ। अब हमारे पास कछु नहीं है। तो बैल और बधिया लेकर हम क्या करी हो? वो सबसे हम नहीं मानेंगे। अब हमारे पास और क्या है महाराज? अरे और कुछ हो ना हो, तू खुद तो है, है? और तुझे भी कहीं ना कहीं तो मजूरी करनी ही पड़ेगी। हमें भी खेती में मजूर लगते हैं, बस मजूरी करके धीरे धीरे सूद का पैसा चुका देना और फिर मूल भी सुविधा अनुसार चुका देना। सूद के बदले हम मजूरी करेंगे तो हम खाएंगे क्या? और हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? घर कैसे चली महाराज? तुम्हारे बीवी बच्चे क्या लूले लगड़े हैं? है? काम कराओ उनसे। और हाँ, रोज आधा सेर जौ दूंगा, साथ में हर साल एक कंबल और एक मिर्जई भी। और क्या चाहिए? महाराज, ये तो जिंदगी भर का गुलामी हो गया। अब तुम गुलामी समझो या मजूरी, बकाया वसूल होने तक तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर तू भाग गया तो तेरा बेटा चुकाएगा। होदीराम जैसे
छोटे किसान को हीरो बनाकर, हीरो के किरदार में पेश करके किसानों के समाजी और माशी आर्थिक जिंदगी को लोगों के सामने पेश किया और महाजनी समाज के खिलाफ आवाज उठाई। प्रेमचंद जी ने इसे एक उत्तरदायित्व की तरह से लिया था, एक जिम्मेदारी की तरह लिया था उन्होंने, कि वो लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। और उन्होंने अपनी हर कहानी में ये दिखाने की कोशिश की कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई है तो उसकी दयानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई, नैतिक शक्ति। He wanted to create a new society, create a new man. वो एक नया इंसान की तामीर करना चाहते थे, नए समाज को बनाना चाहते थे। जागीरदार, साहूकार और गरीब किसान और इंसान की जंग में वो तहरीरी जंग यकीनी तौर पर कर रहे थे ताकि इन लोगों को वो ख्वाब मिल सके, वो समाज मिल सके जिसके वो मुतमन्नी थे। कहीं कहीं बेसिकली चे गुएवारा की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह नॉन वायलेंट वे में वो ये कहना चाहते थे कि हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें। प्रगति का अर्थ है हम में धीरता और कर्म शक्ति का विन्यास, हम में कटु यथार्थ को अनुभव करने की क्षमता हो। हमारी अंतरात्मा क्यों इन समस्याओं से अपनी नजरें फेर लेती है, इसका कारण बताएं और इसे दूर करने की कोशिश करें। दिल में प्रेस खोलने की ख्वाहिश थी। उस सन 1922 में उन्होंने अपना प्रेस खोला, मगर व्यावसायिक तरीके न जानने की वजह से प्रेस घाटे में चलता रहा। मजबूरन वे माधुरी पत्रिका के संपादक का पद संभालने लखनऊ चले गए। फिर 6 वर्ष बाद प्रेमचंद बनारस लौटे और अंततः सन 1930 में हिंदी की कालजी मासिक पत्रिका हंस प्रकाशित हुई। 1932 में साप्ताहिक जागरण भी निकलने लगा, मगर अच्छी पत्रिका निकालना और उसे चलाना दोनों अलग बातें हैं। इन पत्रिकाओं के कारण वे फिर ऋणग्रस्त हो गए। इस तंगदस्ती को सुधारने के लिए वे अजंता सिनेटोन में बतौर कथाकार वे बंबई चले गए। बंबई की फिल्में दुनिया क्यों निराश न आई। अपने मित्र जयशंकर प्रसाद को उन्होंने कहा था कि बंबई में सब रुपए कमाने की धुन में हैं, चाहे तस्वीर कितनी गंदी और भ्रष्ट क्यों न हो, किसी का कोई आदर्श या सिद्धांत नहीं है। शायद इसीलिए आदर्शों के लिए आजीवन यह कथाकार वहां बस नहीं पाया। मजदूर नाम की एक कहानी को फिल्माकर केवल 10 महीने के अंदर अपनी 2 महीने की तनख्वाह छोड़कर बनारस आकर चैन की सांस ली। इन बहादुर सिपह सालारों के हाथ तो देखिए। भले ही इन हाथों ने असली हथियार न उठाए हों, मगर किस अंदाज से इस चौकोर मैदान जंग में अपनी फौजें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जंग कौन सी असली है? यहां न खून की नदियां बहेंगी, न सरधड़ की बाजी लगेगी और न ही किसी सल्तनत का पांसा पलटा जाएगा। मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं। वो असली नहीं, अक्ल के घोड़े दौड़ाना पसंद करते हैं। तभी शतरंज जैसे पुराने और अजीम खेल को अपना मैदान बना रखा है। कौन कमबख्त आ रहा है? हम तो अपनी चाल भी चल चुके हैं। आपकी बारी है, आप चलिए। आपने कितनी दफा हमें हराया है और हमारी ड्यूटी पर बल तक नहीं आया। आप चाल चलिए मीर साहब। और आप है कि जामे से बाहर होते जा रहे हैं। ये तरीके शरीफों के नहीं होते। हम कहाँ के शरीफ? शरीफ तो वो लोग हैं जिनकी बीवियां हर अहरे गहरे को अपनी खामगाह में बुला ले। तुम अपने औकात भूल रहे हो। बाप दादा तुम्हारी गांठ चीरा करते थे और तुम्हें क्या अपने आप को नवाब दादा कहलाते हो? और तेरा खानदान क्या था? कल तक रईसों के बावर्ची खाने में चूल्हा झोंकते थे, हंडिया भून।
कि तुम इसलिए कह रहे हो कि हम परेशान होकर बाजी हार जाए? ये निहायत ही घटिया इंसान है। आप हमें इतना आपने हमको धमकी दी है, कितनी बार मोहरे बदले हैं। रानी कहती है सो जाइए, तबीयत सही नहीं है। वो ठीक है कहती है, पता नहीं खून की कै बार बार क्यों होती है, मगर मुझे नींद नहीं आती। मुझे ईश्वर में विश्वास नहीं। मनुष्य मेरे लिए परमेश्वर है। मैक्सिम गोर्की चले गए, शायद मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। वक्त मेरे हाथों से निकलता जा रहा है और काम पूरे नहीं होते। अगर अब भी सोता रहा तो मेरा काम पूरा कौन करेगा? मुझे लिखना होगा, रानी से छुपाकर ही सही, नींद से आंखें बचाकर भी लिखना होगा मुझे। सन 1936 8 अक्टूबर की सुबह। हिंदी कहानियों को नई दिशा दिखाने वाले प्रेमचंद उस दिशा की तरफ रुख किया जहां से कोई वापस नहीं आता। मात्र 56 वर्ष की आयु में इस सिपाही की समर यात्रा समाप्त हो गई। सीधी सादी जिंदगी बसर करने वाले इस मध्यम कदकाठी के शांति व्यक्तित्व के अंदर एक विद्रोह का अंगार था। जिंदगी भर हालातों से परेशान इस कलमकार ने हमेशा सर्वहारा वर्ग के लिए आवाज उठाई और उस वर्ग को अपनी कहानियों का मुख्य पात्र चुना। चुनकर हिंदी साहित्य में क्रांति की मशाल रोशन की। सिर्फ लिखकर अपनी जीविका निर्वाह कर सके, ऐसा मौका उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। कथा जगत के इस बेताज नवाब के हथियार थे कागज के पन्ने और कलम। भारत के उन तमाम मजदूरों, औरतों और किसानों के हक में जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, वे थे प्रेमचंद, कलम के सिपाही। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ खास नहीं जो लिख जाऊं। मैं तो नदी किनारे खड़ा नारियल का एक दरख्त हूं। हवा के थपेड़ों से मेरे अंदर भी आवाज पैदा हो जाती है। बस इतनी सी बात है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जो भी है इन झोंकों का है जो मेरे दिल में चलता है।